भाई मैं तो एक्टिविस्ट आदमी हूँ, कहीं धरना पे बैठना पड़ सकता है, कहीं गिरफ्तारी हो सकती है, डिटेन किए जा सकते हैं, है ना। भाजपा संघ की सरकार, उससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को बेहतर बना के देंगे, स्कॉलरशिप देंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे, सस्ता इंजीनियर डॉक्टर बनाएंगे। से अगर उम्मीद कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उनकी गलती नहीं है। राजनीतिक रिजर्वेशन बढ़ते जा रहा है ना, हर 10 साल बाद रिन्यू हो रहा है और आपकी नौकरी खत्म होती जा रही है। और जो इतिहास नहीं जानता वो जो है गुलाम होता है। भाई मैं तो एक्टिविस्ट आदमी हूं, कहीं धरना पे बैठना पड़ सकता है, कहीं गिरफ्तारी हो सकती है, डिटेन किए जा सकते हैं, तो टाई कोट सूट में बैठूंगा तो बड़ा महंगा पड़ेगा, रोज ड्राई क्लीन करवाना पड़ेगा। बाबा साहब के बगल में बुद्धा है और बुद्ध से जब उनके शिष्य आनंद बात कर रहे थे कि आपके बाद क्या, शासन क्या, तो उन्होंने कहा अपना दीपक स्वयं बनो। जो मैं कह रहा हूं वो नहीं मानो, अपनी ज्ञान बुद्धि दिमाग लगाओ, पढ़ो तब मानो। बाबा साहब ने वही किया और शायद मैं थोड़ा बहुत जो पढ़ता हूं वही करने की कोशिश करता हूं। तो ज्यादा गंभीर बात आंकड़े मैं भी दूंगा एक आध, लेकिन मैं इंजीनियर वाले आंकड़े नहीं दूंगा, मैं हिस्टोरियन वाले आंकड़े दूंगा। गौतम साहब ने और संजय जी ने, देखिए एक बात की बधाई मैं संजय जी को और बनाई को देना चाहता हूं। सुनारे साहब बैठे हुए हैं कि ये एडवोकेसी का काम कर रहे हैं। और जो कीटाणु होता है ना, जितने हमारे, मैं दलित को ही ज्यादा बोलता हूं, मैं बाकी की गारंटी नहीं लेता, कि जो कीटाणु सबके दिमाग में होता है, इनके दिमाग में भी शुरू में था कि इतना सांसद जितवाना है, इतना विधायक जितवाना है, तो कीटाणु इनके जहन में ही बैठा हुआ था। तो मैंने कहा कि इससे भी मिशन ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स में नहीं जाने चाहिए। तो इसके लिए बधाई। ये कम से कम रिसर्च एडवोकेसी इंस्टीट्यूशन, जो कि बाबा साहब का मेन काम था, उसकी ओर बनाई अग्रसर है, संस्थाएं बनाने की ओर अग्रसर है। इसके लिए इनके लिए ताली बजा दीजिए, मेरे लिए नहीं। तो गौतम साहब ने जो बात कही थी बहुत शानदार थी, और संजय जो बात कह रहे थे एकदम शानदार है। ये सिम्टम है, सिम्टम, कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये सब हो रहा है, वो हो रहा है, सिम्टम। तो सिम्टम है, तो इसकी वजह क्या है, और वजह में किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। जैसे कहते हैं ना कि बिल्ली को अगर दही की रखवाली दे दो और सोचो कि दही बचे रह जाएगी, तो ये बिल्ली का कसूर नहीं है, ये आपका कसूर है। इसी तरह भी कुछ सरकारी लोग भी आएंगे आजकल के प्रोग्राम में, तो वही हाल अभी है। जो क्रोनियल कैपिटलिज्म है, जो राइट विंगर गवर्नमेंट है ना, भाजपा संघ की सरकार, उससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को बेहतर बना के देंगे, स्कॉलरशिप देंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे, सस्ता इंजीनियर डॉक्टर बनाएंगे। उनसे अगर उम्मीद कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उनकी गलती नहीं है, क्योंकि जो इनका इतिहास जानता है, जो पढ़ता समझता है, वो जानता है कि इनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है। इनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो है वो मनुस्मृति और संविधान नहीं है। ये फंडामेंटल बात कही है। मैं कई बार कहता हूं कि अगर भेड़ों का नेता शेर हो जाए तब भी शेर कुछ नहीं कर पाएगा, और शेरों का नेता भेड़ हो जाए तब भी कुछ नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इतने सारे लोग हैं, नेता आएंगे, भाषण देंगे, गुणगान करेंगे, सब कुछ होता रहेगा,
और जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो मैं प्राइमरली एज एक्टिविस्ट एंड एकेडमिशियन बात कर रहा हूं, नॉट एज ए लीडर। कोई मैं एमएलए एमपी की तरह बात नहीं कर रहा हूं। तो जो बोलूंगा दो टूक बोलूंगा। क्या ये जो घटनाक्रम हुई है इधर, इसके लिए हम कितना जिम्मेदार हैं, पहले अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए। बाबा साहब का मिशन स्टेटमेंट क्या था? जाति का विनाश, हम अल्पसंख्यक हैं, हमें सुरक्षा चाहिए, शिक्षा और रोजगार हमारे जीवन मरण के लिए, हमारे समाज के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। यह था उनका मिशन स्टेटमेंट। आप में से एक बात बताइए मुझे, बाबा साहब के बाद एजुकेशन, रोजगार, इंस्टीट्यूशन किसी दलित एजेंडा पे रहा? तो हम अपनी जिम्मेदारी फिक्स नहीं करेंगे। हमारे एजेंडा पे क्या था? सारे लोग अभी रिटायर करेंगे, इसमें से ज्यादातर रिटायर होने वाले लोग ही होंगे, और सरकार जो अभी जॉब में होंगे कम ही होंगे, क्योंकि अभी सबकी निगाह वहां से निगाह इधर रहती है, कौन कौन अटेंड कर रहा है। और मुझे उन्होंने प्रोफेसर कहा, मैं प्रोफेसर नहीं हूं, अभी मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूं। और मुझे इस बात का गर्व है कि थैंक्स मोदी जी, अमित शाह, कि थैंक्स मिस्टर मोदी एंड अमित शाह, कि आपके रिजीम में क्या क्या हो सकता है, एफआईआर, फर्जी, ये सब हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उनके सामने सीना तान के खड़ा हूं और लड़ रहा हूं, कोई छुपने की जरूरत नहीं है। तो मैं अपने बारे में नहीं बोलूंगा ज्यादा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है, वो सब ठीक नहीं होगा, रिपीट हो जाएगा। सवाल ये है, बाबा साहब भी आता हूं लौट के, बाबा साहब के पूरे कोर आइडियाज में थोड़ा सा डिविएट हो गया हूँगा, क्योंकि बहुत देर से बैठा हुआ, सुबह से ही निकला हुआ हूं। 1919 साउथ बोरो कमेटी से लेकर और जब कांग्रेस मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, नोट कीजिएगा, क्रोनोलॉजी दे रहा हूं, उनके राजनीति के केंद्र बिंदु में क्या है? उनके राजनीति एक केंद्र बिंदु में अस्पृश्य है, डिप्रेस क्लासेस है। वो साइमन कमीशन में ओबीसी की बात कर रहे हैं, कॉमनल अवार्ड आ रहा है तब भी ओबीसी की बात कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी कम्युनिटी की तरफ से उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा है। गायकवाड़ और साहू जी महाराज को छोड़ दीजिए, जो पॉलिटिकल सपोर्ट सिस्टम चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। अल्टीमेटली उनके केंद्र में है अस्पृश्य समाज। मैं ये समझता हूं कि अपर दीपो से ही मैं कह रहा हूं कि बड़े बड़े लोगों से मिस जजमेंट भी बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिस जजमेंट भी बड़े बड़े होते हैं। जब उन्होंने खुद कहा था कि हिंदू राष्ट्र अभिशाप है इस भारत पर, और 1951 के शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने खुद कहा था कि हमारा, लिखा था कि हमारा कोई भी समझौता आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे रिएक्शनरी फोर्सेस के साथ नहीं होगा। ये कहा था कि नहीं कहा था? तो हम रेफरेंस दे देंगे। तो हमारे समाज के नेताओं का समझौता किससे हो रहा है, जो बाबा साहब के नाम पर, परम पूज्य बाबा साहब के नाम पर दिन रात राजनीति करते हैं? किससे हो रहा है? दलित पैंथर्स अल्टीमेटली जाके शिवसेना में गए, और अभी तो यहां पे बगल में लुटियन जोन में ही बैठे हुए हैं, है ना। एक मिनिस्टर एक फेलोशिप नहीं दिलवा सकता है, 2.5 लाख रुपया का सीलिंग है वो खत्म नहीं करवा सकता है। ये शर्म है हम लोगों पर। कुछ लोग सीधे सीधे एकदम हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहे हैं, और कुछ लोग नकाब पहन के, जरा सर का क्या शेर है जरा नागपाल साहब, तो कुछ नकाब पहन के, एक भी 40 साल में मुझे बताइए एक भी आंदोलन अगर शिक्षा और रोजगार पे हुआ हो, कोई नेता समाज
कोई संगठन इसके लिए आंदोलन किया हो तो मुझे बताइए। सबकी दिलचस्पी एमएलए एमपी बनने में है ना, मिनिस्टर, सरकार, वो स्ट्रक्चर है। अभी तो है राष्ट्रपति तो हमारे आदिवासी समुदाय के हैं और प्रधानमंत्री तो ओबीसी समुदाय के हैं, 27 मिनिस्टर ओबीसी के हैं। तो ओबीसी का कोई कमीशन बना है क्या? नॉट फाउंड सुटेबल सबसे ज्यादा इस रिजीम में हो रहा है। 28 साल मुझे पढ़ाते हो गए। अभी एक साहब मिले थे तो भी परेशान थे, क्योंकि आप लोग प्रोटोकॉल में ज्यादा रहते हैं, हम लोग का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। प्रमोशन रोक सकता है, छुट्टी ये कर सकता है, यही सब कर सकता है और जिससे ज्यादा नहीं कर सकता है। ट्रांसफर भी हमारा नहीं होता है। जहां जिसके छाती में बैठ गए सीधा, जो होगा देखा जाएगा। तो 14 से इधर बात कर रहे थे, बोले उधर आप भी नौकरी किए थे, हम भी किए थे। ऐसा सिचुएशन देखे थे क्या सरकारी बाबू लोगों का? डर के मारे एक एक जो है ना, अपना मोबाइल भी अगर बजता है तो उठाने में डरता है। सारे बाबू लोग को निजी स्टाफ बना लिया है, ये तथ्य है। एक आदमी कुछ नहीं बोल सकता है। तो जो नशा चढ़ा था ना, बाबा साहब से मैंने कहा कि बड़े लोगों से हिस्टोरिक मिसजजमेंट हो सकता है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं किसी पे थोपना नहीं चाहता। जब कांग्रेस मंत्रालय में गए थे बाबा साहब, तो आप भाषण जाकर पढ़िए, या उसके पहले संविधान सभा में जब गए थे तो भाषण उठा के पढ़िए उनका। मेरी नेक्स्ट बुक आ रही है, उसमें सारे आपको दस्तावेज मिलेंगे। उन्होंने कहा था कि संविधान सभा में मैं सिर्फ इस आशा से, उम्मीद से आया था कि मैं अपने अनुसूचित जाति के लोगों के हितों की रक्षा कर सकूं, इसलिए आया था। लेकिन मुझे इसका ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा, खुशी का अंदाजा नहीं था मेरा। उनका स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। जब कांग्रेस मिनिस्ट्री में शामिल हुए तो लखनऊ में उनका भाषण है कि हर समय लड़ते के लिए नहीं लड़ते ना, 25 साल से मैं कांग्रेस से लड़ता रहा, लेकिन कांग्रेस मंत्रिमंडल में इसलिए शामिल हुआ कि मैं अपने समुदाय के हितों की रक्षा कर सकूं। कि हर समय लड़ते रहना अच्छी बात नहीं है, समझौते भी करने पड़ते हैं राजनीति में। ये बाबा साहब के 24-25 अप्रैल 1948 लखनऊ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का अधिवेशन। अब थोड़ा ब्रेक देता हूं, 51 में आता हूं, उसके बाद फिर लौटूंगा इधर। 1951 इलेक्शन, फर्स्ट लोकसभा, उनका पंजाब में लुधियाना जलंधर का भाषण उठाकर देखिए। क्योंकि उस समय कांग्रेस ही एक अकेली पार्टी थी ना, बड़ी पार्टी थी, तो लड़ाई किससे होती? जाहिर है कांग्रेस से होती। उस समय तो जनसंघ और ये सब था, कुछ पहचान भी नहीं था। और बाबा साहब को उम्मीद थी कि पिछड़े वर्ग के समुदाय के लोग हमारा साथ देंगे। लेकिन पार्टी का नाम क्या था? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। पंजाब में जाके भाषण दे रहे थे बाबा साहब। आज ही मैं सुबह 4 बजे पढ़ा हूं कि ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के लिए है, 10 साल के लिए है। और 10 साल के बाद जो है ना, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। एब्सोल्युटली एब्यूज कर रहे हैं अपने समाज को एक तरह से, कि कोई पूछने वाला नहीं होगा। और नौकरी 1942 में आंकड़ा दे रहे हैं, ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट 1056, आंकड़ा मैं भी थोड़ा दे दूं, 1056 आईसीएस अधिकारियों में से सिर्फ एक शेड्यूल कास्ट है, वो भी नॉमिनेटेड। 1919 में बॉम्बे प्रोविंस में एक शेड्यूल कास्ट ग्रेजुएट था, 1942 में 500 होता है। तो एक था जब 1942 में, तो 40 साल के अंदर 82 में 20 लाख कर्मचारी हो जाते हैं, आप जैसे साहब लोग हो जाते हैं। क्या यह कम बड़ी उपलब्धि थी? जरा सोचिए, दिमाग पर जोर दीजिए। अरे एमएलए एमपी तो दर्जन भर रहेगा, लाखों लाख नौकरियां ओएनजीसी के साथ बैठे हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था
और उसमें 30,000 कर्मचारी थे, साहब ने छांट दिया 7,500। ठीक कह रहा हूं? अभी 7,500 कर्मचारी भी SC ST के होंगे और 1 लाख एवरेज अगर मिलता होगा सैलरी, तो 900 करोड़ रुपया पर ईयर इनके घर में जाता है। ये मजाक बात है? कभी आपको सोचवाया नहीं गया ऐसे? खाली जिसको देखो खाली राजनीति राजनीति। 99.9% लोग हमको शेड्यूल कास्ट को मिलते हैं, सब वो कीटाणु काटता रहता है माथा में ऐसे। रात में गुदगुदी वाला सपना देखता है कि अगला कैबिनेट मिनिस्टर का वो थम ही ले रहे हैं? 20 लाख बाबा साहब जो कह रहे थे 51 में, और फिर मैं आऊंगा उनके रेजिग्नेशन पे, कि ये कांग्रेस के लोग कांग्रेस का नाम ले रहे हैं क्योंकि लड़ाई कांग्रेस से थी कि तुम लोग कुछ नहीं देने वाले हैं। देखिए उल्टा हुआ, राजनीतिक रिजर्वेशन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना, हर 10 साल बाद रिन्यू हो रहा है, और आपकी नौकरी खत्म होती जा रही है। तो एक मिसजजमेंट हुआ कि नहीं वहां पे? पॉलिटिकल रिजर्वेशन, यहां मंत्री लोग बैठा हुआ है, उसका रिजर्वेशन हर 10 साल पर रिन्यू होता है, और आपकी नौकरी हर 10 साल पर कट रही है। इस खेल को नहीं समझ रहे हैं। जब मैंने कहा ना कि जब शेड्यूल कास्ट के हितों की रक्षा के लिए मैं यहां खड़ा हूं और कुछ बोल रहा हूं, तो सबसे पहले मेरा काम है जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं, जात में नहीं। अब तो जात जात की पार्टी बना के सबको आप देख रहा है कि मैं CM बनूंगा। सबसे पहली जिम्मेदारी मेरी उस समाज के प्रति है जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं। यह भी बाबा साहब का ये स्टेटमेंट है। तो पूरा दुनिया का ठेका लिए चले फिर रहे हैं ना, SC ST OBC माइनॉरिटी सबको हम ठीक कर लेंगे। ये दलित सब तो अपने जात जात में बैठ के मारपीट किए हुए, मुठभेड़ कर रहा है दलित जातियां आपस में, मुठभेड़ कर रहा है। नहीं कर रहा है? बताइए। चलिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बाबा साहब ने जोड़ा था हजारों जातियों को, और हम लोग खाली वो पॉलिटिकल कीटाणु के चक्कर में मेरी जाति का इतना वोट है, मुझे एक टिकट दो। वो टिकट मांगने वाला बाबा साहब बोले थे, गवर्निंग कम्युनिटी बोले थे। गवर्निंग कम्युनिटी का मतलब नेता बैठा हुआ नहीं, गवर्निंग कम्युनिटी का मतलब पीपल लाइक यू, द इंटेलिजेंसिया, द इंटेलेक्चुअल्स, द प्रोफेशनल्स। अब AI पे बोले थे साहब, यहां बैठे हुए हैं, अपने मंत्री से जाके पूछिए AI के बारे में, उसको कुछ नहीं पता होगा। तो बाबा साहब इनकी बात कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि शिक्षा और रोजगार हमारे समाज के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। मैं समझता हूं, मेरी समझ अब बन रही है कि बाबा साहब अगर कांग्रेस में ही कंटिन्यू कर गए रहते ना जवाहरलाल नेहरू के साथ, तो दलित समाज के लिए और भला कर जाते। और इसका एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं। भाई नेहरू भी सोशलिस्ट थे ना, RSS नहीं थे ना। नेहरू RSS नहीं थे, ही वॉज मॉडर्न एजुकेटेड मैन, वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट वैल्यू के साथ आए थे यहां पे। उनको देश चलाना था, कई तरह के फोर्सेस के साथ अलायंस करना था। ये अभी भी हो रहा है। हमारे लोग तो सीधा RSS से मिलकर सरकार बना रहे हैं, बीजेपी से खुलेआम। थोड़ा दिन अगर साथ रह जाते, और इसलिए कि बाबा साहब जब कह रहे थे कुछ नहीं मिलेगा 51 में, तो बाबा साहब का तो 56 में परिनिर्वाण हो गया। तो फिर इस सरकारी संस्था बनाने की क्या जरूरत थी? स्कूल कॉलेज फ्री शिप। सुनारे साहब कितना फीस दिए थे इंजीनियरिंग कॉलेज में? कितना फीस दिए थे सुनारे साहब? नहीं, कितना फीस था? इंजीनियर आप लोग बैठे हो, कितना फीस देके पढ़े हैं? 3,500 था। आज पूछिए तो इससे सवाल नेताओं से, अपने आप से, अपने समाज से पूछिए कि हम फ्री में पढ़ा। भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में 400 रुपया फीस में पढ़ा हूं मैं। अब फेलोशिप कितना मिलता था? नहीं, सांपनाथ है तो नागनाथ है, तो ये है तो वो यही है। क्या दलित समाज अपने ताकत के बल पर मैं चुनौती देता हूं, पूरे भारत में 5 MP जितवा सकता है? तो अनरियलिस्टिक ड्रीम्स काहे देख रहे हो? ढोल ताशा लेके बजा रहे हो कि खाली CM PM बनना है। अरे हमारा मिडिल क्लास खत्म होते जा रहा है। जिसका मिडिल क्लास बुर्जुआजी नहीं होगा, जिसके प्रोफेशनल्स नहीं हो सकते हैं,
अंग्रेजी बोलने वाले नहीं हो सकते। वो समाज अगर अनरियलिस्टिक ड्रीम्स देखे तो उसका वही हश्र होना है जो आज हो रहा है। मुझे उसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। जवाहर नवोदय स्कूल खुल रहा था, कोई नेता के एजेंडा पर ने किसी को थैंक यू बोला। हम लोग हर समय शत्रु तलाशते हैं, दलित समाज खासतौर से, ये भी शत्रु है, ये भी शत्रु है, ये भी शत्रु है, सारे शत्रु हैं। और तुम आपस में जब दो आदमी मिल जाते हो तो तीन पार्टी बनाते हो, एक अकेले अकेले, एक दोनों मिलके। अरे भाई दोस्त भी तलाशो। ये हमारा काम नहीं था कि रोस्टर का आंदोलन चलाना और लड़ना, हमारा काम नहीं था कि 2 अप्रैल का आंदोलन करना। नेता सब कहां छुपा है? और आप लोग उस नेताओं को फंडिंग करते हैं। 1 रुपया रिसर्च पर और डेवलपमेंट पे आपके समाज का कोई फंडिंग नहीं करता है। बता दीजिए मुझे, क्या है? शिक्षा शेरनी का दूध है। अरे अंग्रेजी शिक्षा शेरनी का दूध है, हिंदी वाला ये वाला, ये तो मिल्क वाला, ये वाला पॉलिथीन वाला। और जो इतिहास नहीं जानता वो जो है क्या होता है? गुलाम होता है। कहां इतिहास की किताब है? निकालिए। प्रोफेशनल हिस्ट्री बाबा साहब जब पढ़ते थे तो लिखते थे, उनके किताबों में कितने रेफरेंसेस होते थे। जाकर रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन पढ़िए, मेरे जिन पे मैंने पीएचडी की, उनके कितने रेफरेंस ने काशी प्रसाद जायसवाल के दिए हुए। तो आप लोग को इतिहास से कोई मतलब नहीं है, खाली बीमारी गिनवाएंगे, लेकिन बीमारी के जड़ों को जानने के लिए इतिहास में जाना जरूरी है। उसको जानने के लिए जब तक इतिहास को नहीं समझेंगे, जब तक फिलॉसफी को नहीं समझेंगे, सब सरदार पटेल, इंदिरा गांधी सब मनुवादी था, और जगजीवन बाबू क्या थे? बोलिए बोलिए आप लोग। नहीं कहना, किताब पढ़िए जितना, नहीं वो मैं कह रहा हूं, सारे मनुवादी हो गए। बाबू जगजीवन राम भी चमचे हो गए नहीं? अरे जिस टेन्योर में लाखों लाख नौकरियां, फ्री शिप, एजुकेशन, इंजीनियर, डॉक्टर बन रहे थे, उसी को गाली दे रहे हो। तो ये समझ गया ये वाला सब कि ये सब किसी का थैंक यू भी नहीं बोलता है, इसलिए काट दो, पहले सरकारी सिस्टम ही खत्म करो, जाओ। अभी आप रिजर्वेशन इन प्रमोशन में लड़ रहे हैं। 1957 में बाबू जगजीवन राम ने ऑफिस ऑर्डर से रेलवे में प्रमोशन लागू कर दिया था, रिजर्वेशन इन प्रमोशन। पता है? नहीं पता होगा। मद्रास हाई कोर्ट में केस हुआ था और बाबू जगजीवन राम वहां पे केस हार गए थे। सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट से केस जीता, तब लागू हुआ। आज तो सब खत्म हो रहा है, नौकरियां ठेके पे जा रही हैं। हम जितना, कितने कर्मचारी संगठन लाखों लाख झंडा लगा के पूरा लगाया कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसी को विदेश भेज देंगे, किसी को कहां भेज देंगे, और नीचे से पूरा जड़ ही काट रहा है आपका। इसलिए मैंने कहा कि संजय जी को बधाई दी, बनाई को, सुनारे साहब पूरी टीम को बधाई दी कि अनरियलिस्टिक ड्रीम्स छोड़कर कम से कम रियल वर्ल्ड में आई है। एक बच्चा को विदेश भेजना होता है ना, हम लोग क्राउड फंडिंग करते हैं ना, सांस निकल जाती है। आप लोग गुदगुदी देने वाला भाषण होगा ना, खूब अच्छा लगे, हैं कि कोई बोल देगा कि मौलाना साहब अब जा रहे हैं पाकिस्तान, तो उसकी हवेली आप ही को मिलने वाली है, तो रात में गुदगुदी लगता है, एकदम लगता है हवेली में सोए हुए हैं। कोई समझा देगा कि ब्राह्मण विदेश चला जाएगा तो पूरा मठ मंदिर आप ही को मिलने वाला है, तो उस समय गुदगुदी लगता है ना, रात में इतनी गुदगुदी लगता है एकदम। ठीक है, देखिए ऐसा है, 2 तरह के स्ट्रैटेजी होते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म बाद में देखेंगे, पहले शॉर्ट टर्म क्या है वो तय कर लें। हाँ, हुक्मरान तुम्ही को शपथ दिलवाएंगे, चिंता मत करो। बाबा साहब ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, लाल झंडा। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, ब्लू झंडा। चुनाव चिन्ह क्या? हाथी। और सबके मैनिफेस्टो निकाले। हमारे लोग क्या कह रहे हैं? अब किसी से बात नहीं करेंगे, मैनिफेस्टो नहीं निकालेंगे।
कम्युनिकेशन डायलॉग नहीं होगा। सीधे जब ताकत में आ जाएंगे तब एक दिन में ओवरनाइट सारा टनाटन सब ठीक कर लेंगे। ऐसा होता है क्या? 10वीं पास किए रहेंगे, आप बोलेंगे सीधे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना रहे हैं, बन जाएंगे क्या? बाबा साहब प्रैग्मेटिक आदमी थे। उनके चौथे गुरु थे जॉन डेवी, जिनसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में क्लास में बैठ के पढ़े थे और प्रैग्मेटिज्म के बड़े फिलोसोफर माने जाते हैं। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।